ये विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत अथवा पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर के आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षणों के बारे में। हमने देखा था किस तरह से कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक से सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसकी आवश्यकता है और इसके पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और वे भिन्नताप्रद विशेषताएं या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। तो हम जो ये फीचर्स या विशेषताएं देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, वो इसलिए देख रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए अलग से सिद्धांतों की आवश्यकता है। जैसे इस पेपर के अंदर हम इसके सिद्धांतों की विशेषता के कारण इसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इसमें पहला है उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन आप जानते ही कौन कौन से होते हैं। श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, संगठन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसी बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लक्षण जो इसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार से पृथक करता है, उत्पादन के साधनों का विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गतिशील न होना है। एक देश के भीतर तो श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है, परंतु विभिन्न देशों में श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। दो देशों में श्रमिकों में गतिशीलता नहीं पाई जाती क्योंकि कई कानून होते हैं जो इस रोकते हैं हर किसी को आने देना। न तो नागरिक चाहते हैं न सरकारें चाहती हैं, और इसका कारण होता है उनमें रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज, खान पान, भाषा में अंतर होता है, रोजगार छिन जाता है। तो आजकल बेरोजगारी की स्थिति है, तो इसलिए जो नेटिव्स हैं वो नहीं चाहते कि विदेशी आएं और उनका रोजगार छीने। इसी तरह से कानूनों में अंतर के कारण पूंजी में गतिशीलता का भी अभाव रहता है और इसके कारण उत्पादन के साधनों में की कीमतों में अंतर रहता है, जबकि एक ही देश के अंदर गतिशीलता के कारण उत्पादन के साधनों की कीमतें समान पाई जाती हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता कि श्रम तथा पूंजी देश के भीतर पूर्णतया गतिशील होते हैं तथा दो देशों के मध्य पूर्णतया अगतिशील होते हैं, यह भी ठीक नहीं है। यह पार्टली ठीक है, कंप्लीटली ठीक नहीं है। अवरोध जरूर हो सकते हैं जिनके कारण ये गतिशील नहीं होते उत्पादन के साधन, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से अगतिशील है। देश के भीतर गतिशीलता अधिक है और उसकी तुलना में विभिन्न देशों के बीच गतिशीलता कम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साधनों की गतिशीलता में अंतर जो है वो डिग्री का या अंश का अंतर है, आधारभूत अंतर नहीं है, पर अंतर फिर भी है। दूसरा है भिन्न राष्ट्रीय नीतियां और हस्तक्षेप। एक देश में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और कर निर्धारण संबंधी कानून तथा नीतियां समान रहती हैं, परंतु विभिन्न देशों के बीच ऐसी व्यापारिक नीतियों एवं कानूनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसी तरह देश के आंतरिक व्यापार में सरकार प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार प्रशुल्क नीति, कोटा आदि विनिमय नियंत्रण की नीतियाँ इस प्रकार के हस्तक्षेप करती है।
फ्रेडरिक लिस्ट नामक अर्थशास्त्री ने कहा है, आंतरिक व्यापार हम लोगों के बीच में है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच में होता है। यही बात हम अपने देश के लिए और हर व्यक्ति अपने अपने देश के लिए कह सकता है। अगला है बाजारों में की पृथकता, सेपरेट मार्केट्स। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीसरा अंतर जिसके आधार पर पृथक सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार किया जाता है, बाजारों का पृथक होना है। एक देश के विभिन्न बाजारों में रीति रिवाज, भाषा, आदतों, नापतोल तथा रुचियों, मुद्रा आदि में अंतर नहीं रहता, जबकि दो देशों के मध्य यह अंतर विद्यमान रहता है। इसलिए विदेशी बाजार देश के बाजार से पृथक हो जाता है। इस विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंतर पाए जाते हैं, अतः इस आधार पर दोनों प्रकार के व्यापारों में पूर्ण अंतर तो नहीं है, केवल मात्रा का अंतर है। अगला है चलन प्रणाली में अंतर, करेंसी सिस्टम के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस इन करेंसी सिस्टम। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य अंतर है ये एक देश में लेन देन एक ही प्रकार की मुद्रा से किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न चलन प्रणाली होती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय और विनिमय दर निर्धारण का प्रश्न उपस्थित होता है। कितनी मात्रा में एक देश की करेंसी दूसरी देश की करेंसी से बदली जाएगी, ये विनिमय दर निर्धारण कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या पंजाब और उत्तर प्रदेश ऐसे व्यापार होता है तो विनिमय की इकाई रुपया होती है। परंतु जब व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में हो तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि डॉलर और रुपये के बीच विनिमय की दर क्या होगी। इसी प्रकार अन्य अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है और उनकी अलग अलग विनिमय दर होती है। ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता को जन्म देती है। अगला है विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स। अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक देश के भीतर होता है जब संपूर्ण क्षेत्र एक सरकार के अधीन रहता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है जिनकी सरकारें अलग अलग होती हैं। एक देश की सरकार अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में अपने देश के नागरिकों के कल्याण को अधिक महत्व देती है और ये सामान्य बात है। और कौन देगा, दूसरा देश तो देगा नहीं, महत्व खुद ही को देना पड़ता है। इसी प्रकार एक देश में एक ही सरकार होने के कारण एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के शामिल होने के कारण विभिन्न कानून लागू होते हैं। अगला है भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ, डिफरेंट सोशल एंड ट्रेड कस्टम्स। जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता होने के कारण कानून भी अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों में सामाजिक व व्यापारिक रीतियाँ भी अलग होती हैं। कभी कभी तो ये रीतियाँ एक दूसरे के प्रतिकूल भी होती हैं, परंतु एक देश में साधारणतया सामाजिक तथा व्यापारिक रीतियाँ एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इंटरेस्ट्स इतने ज़्यादा अलग नहीं होते, न ही कस्टम्स इतने ज़्यादा अलग होते हैं, न समाज की संरचना इतनी अलग होती है। अगला आता है परिवहन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अंतर रहता है। आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या कठिन नहीं होती, क्योंकि एक देश के भीतर इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है तथा इसमें कोई व्यवधान या कोई रुकावट उपस्थित नहीं होती। परंतु अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो यह या तो जल मार्ग से होता है या वायु मार्ग से होता है। अब इसमें जोखिम भी होता है और लागत भी बहुत अधिक आती है, तो दोनों प्रकार की समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। माल के परिवहन में कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं भी सामने आती हैं।
व्यापार में यदि एक देश द्वारा दूसरे देश की सीमा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बीच में अगर कोई देश पड़ता है और उसकी सीमा में से होकर अगर वायुयान गुजरता है तो उसकी पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है जो कि कृत्रिम है, अतः नेपाल को विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने हेतु भारत से अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार की प्रत्येक वस्तु भारत से होकर ही आ जा सकती है। इसी तरह भारत के उत्तर में हिमालय होने की वजह से पाकिस्तान से कई फ्लाइट्स जाती हैं, तो उसमें पाकिस्तान की पूर्वानुमति लेना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या पाई जाती है। भौगोलिक दूरी या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। कुछ अर्थशास्त्री इस आधार पर भी अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद करते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार की दूरी कम होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक दूरी होती है, परंतु यह कोई शक्तिशाली तर्क नहीं है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय में कम दूरी हो सकती है और कई बार अंतर क्षेत्रीय में अधिक दूरी हो सकती है, और दूरी अधिक होने से कम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। कम दूरी वाला मुश्किल हो सकता है व्यापार और अधिक दूरी वाला आसान हो सकता है। इस तरह से इसको इतना महत्वपूर्ण तर्क नहीं माना जाता है। अगला है व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण, ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विनिमय एवं व्यापार नियंत्रण करते हैं, परंतु अंतर क्षेत्रीय व्यापार में विनिमय नियंत्रण का कोई औचित्य नहीं होता है। हर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, विनिमय नियंत्रण करता है, व्यापार पे नियंत्रण करता है। यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर पाई जाती है चीज़। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। एक समान मुद्रा प्रणाली होने के कारण अंतर क्षेत्रीय व्यापार में मौद्रिक सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न देशों के मौद्रिक व्यवहार में समानता हो। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु विभिन्न भौतिक संस्थाओं का होना आवश्यक हो जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि। ये कोऑर्डिनेट करते हैं विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग की समस्या में। अगला है भुगतान की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में लेन देन एक ही मुद्रा में होता है, इसलिए क्रेता और विक्रेता के बीच भुगतान की कोई समस्या नहीं होती। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेता और विक्रेता दोनों के देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं, दोनों की करेंसी अलग अलग होती है और इसलिए भुगतान की समस्या इसमें जटिल होती है। किस प्रकार किया जाए, किस दर से किया जाए, अनेक चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और अंत में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ ऐसी विशिष्ट समस्याएं होती हैं जो कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में नहीं होती। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन आदि, जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कभी भी पैदा नहीं होते हैं। इस प्रकार इस विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता कम है तथा अंतर अधिक। समानताएं जो हमने देखी थी वो बिल्कुल गौण थी और असली समानताएं नहीं थी। अंतर उसमें निहित था। यही कारण है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता को उचित माना है। परंतु साथ ही ये कहना भी उचित होगा कि दोनों
प्रकार के व्यापारों में मूलभूत अंतर न होकर केवल अंश या डिग्री का अंतर है, क्योंकि दोनों ही व्यापार हैं। अतः प्रोफेसर ओहलिन का यह कहना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है, काफ़ी हद तक सही है। इस प्रकार से हमने विस्तार से देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या विशेषताएं हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। इसी के साथ हम इस विषय का यही विराम देते हैं। धन्यवाद।